आज हम इस पॉडकास्ट में भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है और यहाँ का वन्य जीवन उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ भूगोल का कोई पार्ट नहीं है, ये तो हमारे देश की पहचान है। हमारी हवा, पानी, हमारी संस्कृति, सब कुछ इसी से जुड़ा है। एकदम सही कहा। कभी सोचा है कि भारत दुनिया के उन 12 देशों में क्यों आता है जहाँ सबसे ज्यादा जैव विविधता है? हाँ, ये बायोडायवर्सिटी वाला टैग कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आज हम इसी खजाने की परतें खोलेंगे। चलिए इस पूरी चर्चा को ना एक सफर की तरह देखते हैं। कैसा सफर? हम भारत के सबसे घने, सबसे नम जंगलों से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे देश के अलग अलग कोनों तक जाएंगे, ये समझने के लिए कि भारत इतना अनोखा क्यों है। ये सफर तो बहुत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि जब हम प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं तो हमारा मतलब उन पेड़ पौधों से है जो बिना किसी इंसानी मदद के अपने आप उगे हैं। अच्छा, जिन्हें वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। जी। भारत में ऐसे पौधों की करीब 47,000 प्रजातियां हैं। 47,000, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। ये आंकड़ा हमें पूरी दुनिया में 10वें और एशिया में चौथे नंबर पर रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो खेत हैं, बगीचे हैं या जो फसलें हम उगाते हैं, वो सब वनस्पति तो हैं, पर प्राकृतिक नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं भारत के सबसे जीवंत जंगलों से, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। बिल्कुल, इनके नाम से ही पता चलता है सदाबहार, यानी हमेशा हरे भरे। और ये कहाँ मिलते हैं? ये उन जंगलों में है जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, मतलब 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। अच्छा, जैसे पश्चिमी घाट? हाँ, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्से। यहाँ इतनी नमी और गर्मी होती है कि पेड़ों को अपने पत्ते झाड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब कोई एक तय मौसम नहीं है पतझड़ का? नहीं, अगर कोई पेड़ पत्ते गिराता भी है तो बाकी हरे रहते हैं। इसीलिए ये जंगल साल के 365 दिन हरे भरे दिखते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ के पेड़ 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। ये तो किसी 20 मंजिला इमारत जितना हो गया। हाँ, बिल्कुल। और इसकी एक वजह है। क्या? सूरज की रोशनी के लिए एक रेस। इन जंगलों में एक के ऊपर एक कई परतें होती हैं। लेयर्स की तरह? जी। सबसे ऊपर ये विशाल पेड़ एक छत बना लेते हैं, जिसे कैनोपी कहते हैं। उनके नीचे छोटे पेड़, फिर झाड़ियां। सूरज की रोशनी इस छत को मुश्किल से पार कर पाती है, तो हर पौधा ऊपर की तरफ भागता है। क्या बात है! और यहाँ के कुछ खास पेड़? अरे, यहाँ के पेड़ तो अपने आप में कहानी है। जैसे सिनकोना का पेड़, जिससे मलेरिया की दवा कुनैन बनती है। अच्छा, वो यहीं मिलता है? हाँ, सोचिए, इस एक पेड़ ने दुनिया भर में कितनी जानें बचाई हैं। वाह! या फिर महोगनी और रोजवुड, इनकी लकड़ी इतनी खूबसूरत और मजबूत होती है कि आज दुनिया के सबसे महंगे फर्नीचर में इस्तेमाल होती है। तो ये जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि जीवन देने वाले खजाने हैं। बिल्कुल। और जाहिर है इतने घने जंगल में रहना जानवरों के लिए भी अलग होता होगा। लंगूर और कई तरह के हिरन मिलेंगे। और असम के जंगलों में एक सींग वाला गैंडा भी इन्हीं जंगलों की शान है। तो सदाबहार वनों में पानी की कोई कमी नहीं, लेकिन भारत के ज्यादातर हिस्सों में तो ऐसा नहीं है। नहीं है। वहां तो पूरा जीवन मानसून के आने जाने पर टिका है। उन इलाकों में प्रकृति ने खुद को कैसे ढाला है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यहीं से कहानी शुरू होती है भारत के सबसे आम, सबसे ज्यादा फैले हुए जंगलों की। पर्णपाती वन। जी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या ट्रॉपिकल डिसिजुअस फॉरेस्ट्स। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पूरी दुनिया मानसून के इर्द गिर्द घूमती है। ये उन इलाकों में है जहां बारिश 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। और पर्णपाती, इसका मतलब है पत्ते गिराने वाले। ये ऐसा क्यों करते हैं? पानी बचाने के लिए। गर्मी के मौसम में जब पानी की कमी होती है तो ये पेड़ 6 से 8 हफ्तों के लिए अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। पानी का नुकसान न हो। एकदम सही। ये प्रकृति का एक शानदार सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जैसे ही मानसून की पहली बौछार आती है, ये फिर से हरे हो जाते हैं। क्या इनके भी कोई प्रकार होते हैं? हाँ, बारिश के हिसाब से इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है। जहां थोड़ी ज्यादा बारिश होती है, मतलब 100 से 200 सेंटीमीटर, वहां नम पर्णपाती वन मिलते हैं। मॉइस्ट डेसिडुअस, ये कहाँ है? ये आपको देश के पूर्वी हिस्सों, हिमालय के निचले इलाकों, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। इन जंगलों का राजा है सागौन, यानी टीक का पेड़। अच्छा, सागौन की लकड़ी तो बहुत मशहूर है। बहुत मजबूत और टिकाऊ होती है। जहाजों से लेकर फर्नीचर तक हर जगह इस्तेमाल होती है। इसके अलावा साल, शीशम, चंदन और बांस भी यहीं मिलते हैं।
और जहाँ बारिश और कम होती है? वहाँ शुष्क पर्णपाती वन या ड्राई डेसिडोस पाए जाते हैं, जहाँ बारिश 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये कहाँ मिलेंगे? ये प्रायद्वीपीय पठार के उन हिस्सों में हैं जो वर्षा छाया क्षेत्र में आते हैं। एक मिनट, वर्षा छाया क्षेत्र का क्या मतलब है? ये रेन शैडो एरिया? इसका मतलब है पहाड़ों के पीछे का वो इलाका जहाँ मॉनसून के बादल पहुंच नहीं पाते, पहाड़ों ने रोक लेते हैं। अच्छा, तो पहाड़ के एक तरफ तो खूब बारिश होती है पर दूसरी तरफ सूखा रह जाता है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाकों में भी ये जंगल मिलते हैं। यहाँ भी सागौन और साल हैं, साथ में पीपल और नीम जैसे पेड़ भी उगते हैं। लेकिन इन इलाकों में तो अब बहुत खेती होती है। हाँ, दुख की बात यही है कि खेती और बस्तियां बसाने के लिए इन जंगलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा साफ कर दिया गया है। और इन मानसूनी जंगलों में जानवर कौन से मिलते हैं? यहाँ आपको शेर, बाघ, सुअर, हिरण और हाथी जैसे बड़े जानवर काफी संख्या में मिलेंगे। और पक्षियों, छिपकलियों, सांपों की तो ढेरों प्रजातियां हैं। यहाँ श्रोताओं के लिए एक सवाल है। घर के आसपास पीपल या नीम का पेड़ तो जरूर होगा। कमेंट्स में बताइएगा कि इन पेड़ों का आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में या किसी त्योहार में क्या महत्व है। अच्छा सवाल है। चलिए, अब अपने सफर में हम उन इलाकों की तरफ बढ़ते हैं जहां पानी एक एक बूंद कीमती है, जहां 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। मतलब कांटों और झाड़ियों की दुनिया। हाँ, इन्हें हम कंटीले वन तथा झाड़ियां यानी थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स कहते हैं। ये आपको गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के सूखे इलाकों में मिलेंगे। बबूल, कैक्टस, ये सब। हाँ, बबूल, खजूर और तरह तरह के कैक्टस। इन पौधों को देखकर ही लगता है कि ये जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं। और इनकी लड़ाई का तरीका क्या है? ये खुद को सूखे से कैसे बचाते हैं? इनकी अडॉप्टेशंस कमाल के हैं। पानी की तलाश में इनकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। कितना गहरा? मैंने खुद राजस्थान में एक खेजड़ी का पेड़ देखा था। मीलों तक सूखा था, लेकिन वो हरा भरा था। पूछने पर पता चला कि इसकी जड़ें 100 फीट से भी ज्यादा नीचे जाके पानी ढूंढ लेती हैं। क्या बात है। और पानी बचाने के लिए इनके तने गूदेदार होते हैं और पत्तियां या तो बहुत छोटी होती हैं या फिर कांटों में बदल जाती हैं, ताकि पानी भाप बन के उड़ न जाए। बिल्कुल। और यहाँ के जानवर भी उतने ही मजबूत इरादों वाले होंगे। चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया और साथ ही जंगली गधे और ऊंट जैसे जीव। मैदानों और रेगिस्तानों से अब हम अपने सफर में ऊंचाइयों की ओर चलते हैं। पहाड़ों पर पर्वतीय वनों की क्या कहानी है? हाँ, माउंटेन फॉरेस्ट्स ये बहुत दिलचस्प हैं। पहाड़ों पर चढ़ना ऐसा है जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हों। मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, तापमान गिरता है और वनस्पति का पूरा स्वरूप ही बदल जाता है। अच्छा, ये बदलाव कैसे होता है? देखिए, लगभग 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आपको चौड़ी पत्ती वाले पेड़ मिलेंगे, जैसे ओक और चेस्टनट। ठीक है। फिर जैसे ही आप 1500 से 3000 मीटर की रेंज में पहुंचते हैं, नजारा एकदम बदल जाता है। यहाँ आपको नुकीली पत्तियों वाले शंकुधारी पेड़ दिखेंगे। कॉनिफेरस, जैसे चीड़, देवदार। हाँ, चीड़, देवदार, सिल्वर फर, ये वही पेड़ हैं जिन्हें देखकर हमें हिल स्टेशन वाली फीलिंग आती है। और अगर हम इससे भी ऊपर जाएं, जहां बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है, तो 3600 मीटर से ऊपर जाने पर ये पेड़ भी छोटे होने लगते हैं। यहाँ अल्पाइन वनस्पति मिलती है, सिल्वर फर, जूनिपर, बर्च। और जैसे जैसे हम हिम रेखा यानी स्नो लाइन के करीब पहुंचते हैं, इन पेड़ों का कद झाड़ियों जितना रह जाता है। और अंत में ये घास के मैदानों में बदल जाते हैं, जिन्हें बुग्याल या प्यार भी कहते हैं। और यहाँ के जानवर तो यकीनन बहुत खास होंगे। बहुत खास। यहाँ आपको कश्मीरी हिरण, याक, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड जैसा शानदार जीव। और वो प्यारा सा दिखने वाला लाल पांडा भी। हाँ, दुर्लभ लाल पांडा भी यहीं मिलेगा। ये सब वो जानवर हैं जिन्होंने खुद को जमा देने वाली ठंड में जिंदा रहना सिखा लिया है। क्या बात है। पहाड़ों की बर्फीली चोटियों से अब उतरकर सीधे भारत के समुद्र तटों की ओर चलते हैं। सफर का आखिरी पड़ाव। हाँ, मैंग्रोव वन। ये बाकी जंगलों से इतने अलग क्यों हैं? ये जंगल एक तरह से जमीन और समुंदर के बीच की एक जादुई दुनिया है। ये उन तटीय इलाकों में उगते हैं जहां नदियों का मीठा पानी समुंदर के खारे पानी से मिलता है। और ज्वार भाटा भी आता है। जी, इन पेड़ों की जड़ें हमेशा खारे पानी और दलदल में डूबी रहती हैं। पानी में डूबी हुई जड़ें। तो फिर ये पेड़ सांस कैसे लेते हैं? यही तो इनका कमाल है। इनकी जड़ें पानी से बाहर ऊपर की ओर निकल आती हैं। अच्छा। हाँ, किसी स्नॉर्कल या स्टिल्स की तरह। ये पेड़ को दलदल से ऊपर उठाकर रखती हैं और हवा से सीधे ऑक्सीजन लेने में मदद करती हैं। ये मिलेंगे कहाँ कहाँ?
ये आपको गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी नदियों के डेल्टा पर मिलेंगे। और सुंदरबन का नाम भी तो इन्हीं जंगलों से जुड़ा है। बिल्कुल, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी नाम का एक पेड़ बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। तो उसी सुंदरी पेड़ के नाम पर सुंदरबन पड़ा। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल, और इन जंगलों का राजा है रॉयल बंगाल टाइगर, जो पानी में तैरने में भी माहिर होता है। हाँ। एक बात और, भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। बिल्कुल, ये भारत के अनोखे भौगोलिक संगम को दिखाता है। शेर जो ज्यादातर सूखे और खुले जंगलों को पसंद करते हैं, वो पश्चिम एशिया से भारत आए। और बाघ? बाघ जिन्हें घने और नम जंगल पसंद है, वो पूर्व एशिया से। भारत वो जमीन बनी जहां इन दोनों के पसंदीदा आवास आकर मिलते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। चलिए अब एक और खजाने की बात करते हैं जो इन्हीं जंगलों में छिपा है, औषधीय पौधे। हाँ, भारत तो हजारों सालों से जड़ी बूटियों और मसालों का घर रहा है। आयुर्वेद में ही लगभग 2000 पौधों का जिक्र है। कुछ उदाहरण देंगे? अरे कुछ उदाहरण तो हमारे रोज के जीवन का हिस्सा हैं, जैसे सर्पगंधा, जो सिर्फ भारत में मिलता है और ब्लड प्रेशर के इलाज में काम आता है। अच्छा। जामुन के बीज का पाउडर डायबिटीज कंट्रोल करता है। नीम तो अपने आप में एक चलती फिरती फार्मेसी है, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल। और तुलसी? और तुलसी जो खांसी जुकाम से लेकर इम्यूनिटी बढ़ाने तक हर घर का डॉक्टर है। तो जो नीम और तुलसी हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, या जो सर्पगंधा जैसी जीवन रक्षक जड़ी बूटियां हैं, उन पर भी तो खतरा मंडरा रहा होगा। सीधा खतरा है। जब हम जंगल काटते हैं तो हम सिर्फ लकड़ी नहीं खोते, हम अपनी भविष्य की फार्मेसी को जला रहे होते हैं। ये तो बहुत चिंताजनक बात है। सोचिए, कितने ही ऐसे पौधे हो सकते हैं जिनमें कैंसर या एड्स जैसी बीमारियों का इलाज छिपा हो, और वो हमारी जानकारी में आने से पहले ही विलुप्त हो रहे हैं। और वजह वही पुरानी अवैध शिकार, प्रदूषण, जंगलों की कटाई। जी, ये सब मिलकर हमारी इस विरासत को मिटा रहे हैं। तो इस विरासत को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार ने कई जरूरी कदम उठाए हैं। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया। और बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाए गए हैं। हाँ, देश भर में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बचाने का काम करते हैं। इनमें से 12 तो यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट में भी शामिल हैं। जैसे सुंदरबन, नंदा देवी। बिल्कुल, सुंदरबन, नंदा देवी, नीलगिरी। और जानवरों के लिए भी तो खास प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं। हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में तो सबने सुना है। बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, गैंडों के लिए प्रोजेक्ट राइनो जैसे कई बड़े अभियान चल रहे हैं। इनके अलावा 106 नेशनल पार्क और 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं। लेकिन सिर्फ सरकार के करने से तो सब कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। अंत में एक बात सोचने वाली है। हमने अपनी फसलें, जानवर, दवाइयाँ, सब कुछ प्रकृति के इसी विशाल भंडार से चुना है। सही बात है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे इन जंगलों में भविष्य के लिए और कौन से अनजाने संसाधन छिपे हो सकते हैं। और अगर हम उन्हें खोजने और समझने से पहले ही खो देते हैं, तो उसकी असली कीमत क्या होगी? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल। आज की चर्चा के आधार पर हम चाहेंगे कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ सवालों पर अपने विचार जरूर रखें। पहला सवाल, हाँ, पूछिए। पहाड़ों पर ऊंचाई के साथ पेड़ पौधों का रूप क्यों बदल जाता है, जैसे किसी दूसरे देश में आ गए हों? बहुत अच्छा सवाल है। दूसरा, मैंग्रोव के पेड़ों की जड़ें पानी से बाहर क्यों निकली होती हैं? उनका यह अनोखा अंदाज किस काम आता है? तीसरा, प्रोजेक्ट टाइगर जैसे कार्यक्रम क्या सिर्फ एक जानवर को बचाने के लिए है या इनका मकसद कुछ और बड़ा है? चौथा, अगर आपके घर के पास कोई जंगल का इलाका साफ करके बिल्डिंग बनाई जाए तो इसका आपके जीवन पर क्या सीधा असर पड़ेगा? और आखिरी सवाल, वन्य जीवों और वनस्पतियों को बचाने में एक आम नागरिक यानी हम और आप क्या भूमिका निभा सकते हैं? कोई एक छोटा सा कदम बताइए जो आज से ही उठाया जा सकता है। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। आज की इस शानदार और ज्ञानवर्धक चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखें। आप सभी को आपकी पढ़ाई और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपसे मिलेंगे ड्रोना चैनल पर अगली ज्ञान यात्रा में।